नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोनू साइंस अड्डा 149 यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर आप सभी बच्चों को कंपटीशन एग्जाम में आने वाली साइंस के, जनरल साइंस के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाई जाती है। कुछ क्लासेस जो हैं मैं चैनल पर पहले ही रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड कर चुकी हूँ। आज एक नई क्लास के साथ मैं आप लोगों के सामने हूँ, लाइट क्लास 2। वैसे तो लाइट क्लास 1 जो है, लाइट चैप्टर के एक क्लास जो है मैं चैनल पर ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड कर चुकी हूँ। वो आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने देखी है, और सभी बच्चों ने, जिसने भी देखी है भाई, सभी ने बहुत ही पॉजिटिव व्यूज दिए हैं, बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं क्लास के नीचे। तो आप इस क्लास को भी इतना ही प्यार देना, क्योंकि ये जो क्लासेस आप लोगों को, जितनी भी क्लासेस मिल रही हैं, सारी की सारी क्लासेस जो हैं आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो आज लाइट की ही एक और क्लास के साथ मैं आप लोगों के सामने हूँ। लाइट क्लास 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम चलिए पढ़ते हैं। आप लोगों के सामने लाइट का पहला क्वेश्चन, जो लाइट क्लास 2 है आप लोगों की, इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन क्या है? परावर्तन के समय आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब होते हैं। ये आपने बताना है कि ये कहाँ पर होते हैं। ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मिलेगा। ऑप्शन भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइट। जब भी कभी भी क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, इंसिडेंट रे ये टकराएगी, टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और क्या कह रहा है? अभिलंब यानी नॉर्मल। तो ये नॉर्मल जो है, ये सब कहाँ होते हैं बच्चे? ये सब एक ही तल में होते हैं, ठीक है। ये सब कहाँ होते हैं? ये एक ही तल में होते हैं, ठीक है। याद रखना, ये जो बिल्कुल सीधी लाइन होती है ना, बिल्कुल सीधी लाइन, ये नॉर्मल 90 डिग्री, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्मल, अभिलंब। तो आप सभी ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि ये सब जो होते हैं, ये सब एक ही तल में होते हैं। इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक ही तल में, द सेम प्लेन, ठीक है, एक ही तल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है? आज मुझे लग रहा है क्वेश्चन का जो साइज है ना, फॉन्ट जो साइज है वो थोड़ा छोटा रह गया। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको दिखे ठीक से क्वेश्चन। जो गोलीय दर्पण का ध्रुव है, गोलीय दर्पण का ध्रुव, गोलीय दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है? गोलीय दर्पण के ध्रुव, ठीक है, कोई गोलीय दर्पण है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये कोई दर्पण है, और इसके बीच का जो बिंदु है इसको बोलते हैं पी, पी यानी पोल, पोल को हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर पोल को काटते हुए एक सीधी लाइन गई, जिसको मुख्य अक्ष बोला जाता है, मेन एक्सिस कहा जाता है। और यहीं पर क्या है? यहाँ पर एक पॉइंट होता है बेटा, एक पॉइंट जिसको बोलते हैं, ये हमने मान लिया सी पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है? वक्रता केंद्र। तो इस सी और पी के बीच की जो दूरी है, इस सी और पी के बीच की जो दूरी है, सी और पी के बीच की दूरी को क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा वक्रता त्रिज्या कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? वक्रता त्रिज्या कहा जाएगा, ठीक है। सी और पी के बीच की जो ये दूरी है, इसको रेडियस कहा जाता है। और सी और पी पी के बीच का जो इनका मिड पॉइंट जो होता है ना, सेंटर पॉइंट, वो एफ होता है, एफ, ठीक है। तो याद रखना, एफ होता है। तो क्या हम आर जो है, ये आर तो ये पूरी हो गई, ये पूरी आर हो गई। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो एफ है, फोकस दूरी जो है, एफ जो है वो 2r के बराबर हो जा, आर जो है वो 2f के बराबर हो जाएगा। उल्टा लिख दिया भाई मैंने। जो आर है, हम ये बोल सकते हैं ना, आर जो है वो ट्वाइस ऑफ एफ। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि भाई ये यहाँ पर ये क्या है, ये पी और एफ, पी और एफ के बीच की जो ये वाली जो दूरी है, ये अगर 5 सेंटीमीटर है, तो एफ तो इन पी और सी के बीच का बिंदु है, तो ये भी 5 हो गई। तो 5 और 5 10, या 5 दूनी 10, तो 2 गुना हो जाएगा। ये पूरी रेडियस है, ठीक है। तो याद रखना, आर बराबर होता है ट्वाइस ऑफ एफ के। तो वक्रता त्रिज्या जो है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या क्या होगी? गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताना है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या C और F, इनके बीच में क्या संबंध है? तो इनके बीच में क्या संबंध है ये देखो, अभी अभी बता के गई हूं, R बराबर ट्वाइस ऑफ F। ठीक है, वक्रता त्रिज्या C और F के बीच में नहीं बताना, ये आपने बताना है C और F के बीच में नहीं, R और F के बीच में बताना है। R और वक्रता त्रिज्या लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी R, R और F के बीच में क्या संबंध है? R बराबर है ट्वाइस ऑफ F के, R बराबर है ट्वाइस ऑफ F के। तो इसका राइट आंसर हो गया ये बी वाला ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अवतल लेंस के सामने वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाए तो प्रतिबिंब बनेगा। अगर अवतल दर्पण के सामने, यदि अवतल दर्पण के सामने वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाए तो प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण है भाई, यहाँ मिरर है। ठीक है, अगर अवतल दर्पण के सामने, पहली बात तो ये है कि कनकेव मिरर या अवतल दर्पण का मतलब क्या है? इस तरीके से जब हो, ठीक है, ये अंदर की तरफ हो उभार, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। ये क्या होता है? ये अवतल दर्पण होता है, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, ये है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि सामने वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाए, तो अवतल दर्पण का ये बीच वाला बिंदु P है, और इसके सामने अगर वस्तु को कहाँ पे रख दिया? इसके सामने वस्तु को C पर, यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, तो यहाँ पे जब कोई वस्तु रखी जाएगी बेटा, तो यहाँ पर जो वस्तु रखी जाएगी उसका प्रतिबिंब पूछ रहा है कहाँ पे बनेगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी कभी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा, जब भी कभी वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाएगा, तो जो प्रतिबिंब है वो भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। प्रतिबिंब यानी इमेज जो बनेगी वो भी कहां पर बनेगी? वो भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। याद रखना आप सभी बच्चे, वक्रता केंद्र पर ही इमेज बनेगी। ठीक है, याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब होता है। अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ पे रख दिया? वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच। ये कोई अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण के यहाँ पर P पॉइंट है, P को सीधा काटते हुए एक लाइन जा रही है, ये यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है C। ठीक है, इसी को केंद्र मान के कोई गोला खींचा जाता है ना, और इस गोले का ये वाला जो भाग है ये अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण, ये बीच वाला जो पॉइंट है ये P है। कह रहा है कि जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया फोकस एंड पोल के बीच। ठीक है, C और P का मिड पॉइंट क्या होता है? F, फोकस। ठीक है, और जो वस्तु है उसको F और P के बीच रख दिया, वस्तु को F और P के बीच रख दिया। ये वस्तु है, ये कोई वस्तु है, A B कोई वस्तु है, और इस वस्तु को प्लेस कर दिया F और P के बीच। यही तो कह रहा है कि अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रख दिया तो क्या होगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो हमेशा याद रखना, अवतल दर्पण में जब भी वस्तु को कहाँ पे रखा जाएगा? दर्पण के ज्यादा नजदीक अगर रखा जाएगा, अब दर्पण के देखो ज्यादा नजदीक हो गई ना, F और P के बीच में है तो दर्पण के पास हो गई, और दर्पण के अगर नजदीक रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी एवं सीधा बनेगा। ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर कि अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं डेंटिस्ट, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं डेंटिस्ट, और डेंटिस्ट जब अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं दांत को देखने के लिए, तो वो क्या करते हैं? दांत को देखने के लिए अवतल दर्पण को दांत के नजदीक ही तो लगा के देखते हैं, दूर थोड़ी लगा के देखते हैं, दांत के करीब ले जाके देखते हैं। और जब दांत के करीब ले जाकर देखते हैं तो प्रतिबिंब जो है वहां पर कैसा बनता है? आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है।
है, ठीक है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। याद रखेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी जब एफ और पी के बीच में किसी वस्तु को रखा जाएगा। जब एफ और पी के बीच में किसी वस्तु को रखा जाएगा तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो बेटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तल दर्पण द्वारा, ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सामान्यतः होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, अब उत्तल दर्पण ये कौन सा होता है, देखो ऐसे वाला जो होता है ना, ऐसे वाला जो होता है, ये वाला जो होता है, क्या है सिलेक्ट क्यों, हाँ, जो ऐसे वाला जो होता है ये तो अवतल होता है, और इस तरीके से जो होता है ये उत्तल होता है, ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सामान्यतः होता है द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कन्वेक्स मिरर। जो कन्वेक्स मिरर को कहाँ पे यूज करते हैं, जो गाड़ी वगैरह होती है, मोटर वाहन होते हैं, तो गाड़ी में साइड व्यू जो होता है, साइड व्यू को देखने के लिए साइड मिरर का जो प्रयोग किया जाता है वो उत्तल दर्पण ही तो होता है। गाड़ी में जो साइड व्यू देखने के लिए साइड मिरर में, जैसे कोई गाड़ी है और उस गाड़ी के साइड में जो ड्राइवर बैठा है, साइड में शीशा लगा हुआ है, वो देख रहा है पीछे से भी क्या व्हीकल आ रहे हैं ना, क्या कोई ट्रक आ रहा है, गाड़ियां आ रही हैं और भी बहुत सारी, तो कैसी इमेज होती है, वो कोई वास्तविक इमेज होती है, आभासी होती है। और वो गाड़ी के साइड में जो शीशा लगा हुआ है उसमें जो भी व्हीकल्स दिखते हैं क्या वो उल्टे दिखते हैं, सीधे दिखते हैं, ठीक है। तो याद रखना, कैसी इमेज, सीधा इमेज अगर बन रही है तो सीधा के साथ आभासी चलेगा, ठीक है, आभासी एवं सीधा, ये इसका राइट आंसर हो गया। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सामान्यतः कैसा होता है, आभासी और सीधा होता है। उत्तल दर्पण का आप इसी से याद रख लो, उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी में साइड मिरर के रूप में किया जाता है, तो यहीं से ही बात क्लियर हो गई कि आभासी और सीधा इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में वस्तु की स्थिति बदलने पर प्रतिबिंब हमेशा बनता है। उत्तल दर्पण में वस्तु की स्थिति बदलने पर प्रतिबिंब हमेशा बनता है। भाई उत्तल दर्पण जो होता है ना, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनेगा ना वो कहां पर बनेगा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। याद रखना, उत्तल दर्पण में वस्तु की स्थिति अगर आप बदल दें, अगर वस्तु की स्थिति बदल दे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर आप क्या कर दें, चेंज कर दें कन्वेक्स मिरर के अंदर, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनेगा, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। याद रखना, आप लोग मिरर और लेंस को मिक्स मत कर देना, लेंस अलग अलग है और मिरर अलग है, ठीक है। कहीं आप उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों को, मिरर को और उसको लेंस को इकट्ठा कर दो, अलग अलग है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स मिरर, लेंस हमेशा अपवर्तन के लिए जाना जाता है, दर्पण हमेशा परावर्तन के लिए जाना जाता है, रिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है, और लेंस रिफ्रैक्शन के लिए जाना जाता है। तो याद रखिएगा सभी बच्चे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दर्पण की परावर्तक सतह का मध्य बिंदु कहलाता है, दर्पण की परावर्तक सतह का मध्य बिंदु कहलाता है। कोई दर्पण है और इसकी परावर्तक सतह का मध्य बिंदु जो है इसको पी कहते हैं, पोल कहते हैं, पोल को हिंदी में ध्रुव कहते हैं, ठीक है। ये कोई दर्पण है और इस दर्पण की ये परावर्तक सतह हो गई, और इस परावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु है, दिस इज द मिड पॉइंट, जिसको पोल कहा जाता है, में देख लो यहाँ पे पोल आपको दे रखा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गोलीय दर्पण का वह बिंदु जहां से मुख्य अक्ष होकर गुजरता है क्या कहलाता है। गोलीय दर्पण, भाई कोई मेरे पास ये गोला है, ठीक है, इस गोले का ये मध्य बिंदु है जिसको मैं सी नाम दे रही हूँ,
सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये यहाँ पे सीधा गुजरेगा, ठीक है, सीधा गुजर जाएगा, ये सीधा गुजर जाएगा, ये वाला पॉइंट P हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि गोलीय दर्पण का वह बिंदु जहां से मुख्य अक्ष होकर गुजरता है। तो गोलीय दर्पण का वो बिंदु कौन सा होगा जहां से मुख्य अक्ष होकर गुजरता है। तो ये तो पोल हो गया, ये तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मुख्य बिंदु हो गया, जो रिफ्लेक्टेड जो सरफेस है ना उसका मिड पॉइंट हो गया पोल। लेकिन मुख्य अक्ष होकर गुजरता है वो बिंदु क्या है, वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वाला बिंदु, ठीक है, वक्रता केंद्र कहलाता है। मुख्य अक्ष जहां से गुजरेगा ना उसको वक्रता केंद्र कहते हैं। तो फिर P क्या है, पोल क्या है, ध्रुव क्या है भाई, ध्रुव तो जैसे ये दर्पण है, इस दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है उसका मिड पॉइंट है P, ठीक है। लेकिन जो मुख्य अक्ष जहां से होके गुजरेगा ना वो बिंदु कौन सा है, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, लेंस का वो बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए निकलती है क्या कहलाता है। भाई एक बात ना ध्यान रखना, ये यहाँ पे लिखा है लेंस, अब मिरर की बात नहीं हो रही, लेंस की बात हो रही है। तो लेंस इस तरीके से लेंस होते हैं, ये होता है कन्वेक्स लेंस, इसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस, इसको बोलते हैं उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस। और यहाँ पर इस तरीके से जो होता है ये होता है अवतल लेंस, ठीक है, इसको बोलते हैं कनकेव लेंस। तो आपसे उसने क्वेश्चन क्या पूछा है भाई, कोई भी लेंस हो, लेंस तो स्पेसिफिक किया ही नहीं, कोई भी लेंस हो, किसी भी लेंस का वो बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए निकल जाती है। अब ये कोई मान लो लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस है, ये इसका बीच वाला पॉइंट है O, ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष है, मेन एक्सिस है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है 2F, ठीक है, ये 2F जो है, ये 2F जो है यहाँ पर क्या है, ये क्या है, ये जैसे मिरर के अंदर पढ़ रहे थे ना, मिरर में C लिखा होता है तो यहाँ पे 2F लिखा होता है, ठीक है। मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक वैसे ही यहाँ लेंस के अंदर ये 2F होता है। तो इस 2F पर मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, 2F के ऊपर यहाँ पर 2F है और इस 2F के ऊपर ना कोई वस्तु रखी गई है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं लेंस का वो बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलन के निकल जाती है। तो ये यहाँ पे टकराएगी, ठीक है, टकराने के बाद इधर फोकस में से ये गुजर जाएगी, टकराएगी और फोकस में से गुजर जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर भी है, यहाँ पर ये 2F1 है और ये F1 है, भाई लेंस में इस तरीके से नाम होते हैं, ठीक है, ये F2 है और यहाँ पर ये 2F2 है, 2F, ये 2F2 है, ठीक है। तो यहाँ पर वो वाली प्रकाश की किरण कौन सी है जो बिना विचलन के सीधी गुजर, वो बिंदु कौन सा है जो बिना विचलन के सीधा गुजर जाएगा, तो वो बिंदु है यहाँ पर O, ठीक है, वो बिंदु है O, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। इसमें से कोई भी प्रकाश की किरण बिना विचलन के, देखो ये प्रकाश की किरण बिना विचलन के सीधा निकल गई, ठीक है। तो याद रखना ये थोड़ा यहाँ पे ना ठीक से नहीं बना हुआ, जब ये ठीक से बनता है ना तो इधर ये दोनों की दोनों जो प्रकाश की किरणें है ना ये दोनों मिल जाती हैं 2F के ऊपर ही। मतलब वस्तु अगर 2F पे रखी हुई है तो इमेज भी उसकी कहाँ पे बनेगी, इमेज भी उसकी 2F पर ही बनेगी। अगर वस्तु 2F पर रखी है तो इमेज भी 2F पर ही बनेगी कन्वेक्स लेंस के अंदर, याद रखना, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या था हमारा, लेंस का वो बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलन के, विदाउट डेविएशन, सीधा गुजर जाए, तो वो बिंदु होता है भैया ऑप्टिकल सेंटर O, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, जहां पे प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधा निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद क्या होगा भाई, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण अपवर्तन के बाद ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगा, देखो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है तो मतलब ये वाला लेंस है,
ठीक है। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण अपवर्तन के बाद क्या होगा, अपवर्तन के बाद क्या होगा, यहाँ पर फोकस से होकर गुजरती है, वापस लौट जाती है, या मुख्य अक्ष के समानांतर रहती है, या प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है। तो क्या होगा भाई, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली, यहाँ पर ये O है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, इधर प्रकाश की किरण है जो इस ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है, ये 2F है, ठीक है, ये F है, 2F1 F1, यहाँ पर ये F2 है और ये 2F2 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर, ये मेन एक्स है, इसके समानांतर कोई प्रकाश की किरण आई, अब क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाएगी, ठीक है, फोकस से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है, passes through the focus, A is the right answer, A is the right answer, याद रखना A is the right answer, F में से होके गुजर जाएगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नेक्स्ट, अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर, जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर किरण अपवर्तन के पश्चात, देखो अब अवतल लेंस है, अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर किरण अपवर्तन के बाद क्या होगा, एरे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। देखो पीछे जो पढ़ाया वो उत्तल था, ये अवतल है, ये अवतल है, ठीक है, ये अवतल है। अवतल लेंस में क्या होगा, फोकस से होके गुजरेगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। भैया अगर अवतल लेंस है तो अवतल लेंस में जब कोई भी प्रकाश की किरण आएगी ना, अवतल लेंस में जब कोई भी प्रकाश की किरण आएगी मुख्य अक्ष के समानांतर, तो ये आके भैया ये डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है, ये डाइवर्ज हो जाएगी, और ये इस साइड ये F1 और ये 2F1, साइड ये F2, इस साइड ये 2F2, तो ये डाइवर्ज हो गई, तो ये इधर आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है, तो ये क्या होगी, ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोकस से आती हुई प्रतीत है। एक लास्ट क्वेश्चन, प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली, प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण लेंस से निकलते समय, प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण लेंस से निकलते समय क्या होगा, अधिक मुड़ती है बिना विचलन के। देखो प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से जो भी लाइट गुजरेगी वो बिना विचलन के निकल जाएगी, वो बिना विचलन के निकल जाएगी, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात की थी हमने, बिना विचलन के निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तल लेंस में जब 2F पर कोई वस्तु रखी हो, जब 2F पर कोई वस्तु, जब कोई वस्तु 2F पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब भी 2F पर ही बनता है, ठीक है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, अगली क्लास जब आप लोगों को मिलेगी तो उसमें हम थोड़े ज्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे, आज इतना ही टाइम हमें मिला है क्लास को रिकॉर्ड करने के लिए, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चन की बात करेंगे। आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, उत्तल लेंस में वस्तु को 2F से बाहर अगर रख दिया जाए, अगर 2F से बाहर रखेंगे ना, अगर 2F से बाहर रखेंगे, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में अगर बाहर रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है बेटा वो छोटा बनेगा, अगर 2F से बाहर रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है वो छोटा बनेगा, उत्तल लेंस में वस्तु को अगर 2F से बाहर डिमिनिश, छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो आज की क्लास अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आप लोगों को कंटिन्यू जो है क्लासेस में रहेंगी और आपकी बढ़िया से साइंस की तैयारी जो है वो आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए होती रहेगी। सोनू साइंस अड्डा 149 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए, जो प्यार दे रहे हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई रिकॉर्डेड क्लास के साथ, आज के लिए इतना ही।